बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो इस नंबर 39 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो लिखा है निगत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की? आप ही का फ़ोन है, आप ही का फ़ोन है। आराम से नहीं सुन सकते थे। देख भी रहे थे अम्मी अब्बू की नाराज़गी, फिर भी इन्हें पुकारने खड़े हो गए। इंतहाई अहमक हो तुम। राबे सस उस्मान को डांटे जा रही थी। मैं क्या करता, मैं खुशी से पागल हो गया था। उस्मान ने कहा तो वो और चिढ़कर बोली, तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी जगह आप होती तो आप भी इसी तरह चिल्लाती। मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ, बिल्कुल ही अकल से पैदल हो तुम। अब बताओ कहाँ राब्ता करें इससे? उस्मान की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। कहीं नहीं, वो फिर फ़ोन करेंगी। उस्मान कहकर कमरे से निकल गया। फिर फ़ोन करेंगी। जिसने सर झटक कर सोहनी को देखा तो मज़ीद तप गई। तुम क्यों रो रही हो? मुझे आप ही बहुत याद आती हैं। सोहनी मिनमिनाई थी। अम्मी अब्बू की तरह तुम भी इस पर फातिहा पढ़ लो, सब्र आ जाएगा। बाजी खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया करें। सोहनी ने एहतजाज किया तो सर झटक कर इधर से उधर टहलने लगी। सोहनी कुछ देर इसे देखती रही, फिर पुकार कर पूछने लगी, बाजी आप क्या सोच रही हैं? वो रुक कर सोहनी को देखने लगी, बोली, यूँ नहीं कि इसका जहन कहीं और था। बाजी, सोहनी ने फिर पुकारा। तब वो चौंकी, फिर इसके करीब बैठकर धीमी आवाज़ में कहने लगी, सुनो, फ़ाइका ने अज़ाम भाई को भी ज़रूर फ़ोन किया होगा। जाओ टेलीफोन सेट उठा लाओ, अभी अज़ाम भाई को फ़ोन करते हैं, शायद इन्हें बताया हो इसने। हाँ, सोनी पहले खुश हुई और फिर बसूर कर बोली, मैं नहीं जा रही, अम्मी अब्बू जाग रहे हैं, मालूम कर लेंगे अज़ाम भाई से। मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती। राबिया खुद ही उठकर चली गई और फ़ौरन टेलीफोन सेट लेकर वापस आई तो सोनी ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर इसके करीब बैठते हुए बोली, बाजी अज़ाम भाई सो गए होंगे, कोई इतनी रात नहीं हुई। राबिया बेनियाजी से कहकर नंबर डायल करने लगी। फिर इंतज़ार करते हुए इसकी नज़रें सोनी पर जा ठहरी, जिसका दिल इसके चेहरे पर धड़कता महसूस हो रहा था। हेलो, अज़ाम भाई ने ही फ़ोन उठाया था। सॉरी अज़ाम भाई, मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। राबिया ने इनकी आवाज़ सुनते ही कहा तो पूछने लगे, खैरियत है? जी, मुझे फ़ाइका का मालूम करना था, इसका फ़ोन आया था आपके पास। इसने बगैर किसी तमहीद के पूछा। हाँ, शुक्र है खैरियत से है, अज़ाम ने कहा तो बेसब्री से पूछने लगी, कहाँ है वो? कुछ बताया इसने? नहीं, कह रही थी आप इत्मीनान रखें, मैं अपने बेटे के साथ खैरियत से हूँ। अज़ाम ने बताया तो बेख्तियार चीखी, बेटा? हाँ, तुम्हारी इससे बात नहीं हुई? मेरा मतलब इसने वहाँ भी तो फ़ोन किया था। अज़ाम ने कहा तो सुलग कर बोली, जी किया था, लेकिन अब्बू ने गुस्से से बंद कर दिया था। खैर छोड़ें, आप बताएं इसने और क्या कहा? ज़्यादा बात नहीं की, अलबत्ता फिर फ़ोन करने को कहा है। उन्होंने कहा तो मायूसी से कहने लगी, यहाँ तो नहीं करेगी। ऐसा करें अज़ाम भाई, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लें, जब भी इसका फ़ोन आए तो इससे कहिएगा मुझसे इस नंबर पर बात करें। अच्छी बात है, और सब खैरियत है? अज़ाम ने नंबर लिखने के बाद पूछा। जी, आप फुर्सत मिले तो अम्मी के पास आइएगा और इन्हें समझाइएगा भी कि इस तरह नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आ जाए तब बेशक इसे सख्त सुस्त कह लें। इसने कहा। इनके खामोश रहने पर अलविदाई कलमात कह रही थी कि अम्मी आ गईं, जिन्हें देखते ही इसने फ़ोन रख दिया और कज़न जान सी बनकर टेलीफोन सेट सोनी को थमा कर बोली, जाओ ये रख आओ। इस वक्त किसे फ़ोन किया जा रहा था? अम्मी ने चुपते हुए लहजे में पूछा तो इसने पहले खामोश रहने का सोचा, फिर अचानक ख्याल आने पर बोली, मुबारक हो, आपका नवासा हुआ है। नवासा? अम्मी फ़ौरन समझी नहीं, जबकि सोनी उछल पड़ी, आप ही का बेटा हुआ है? हाँ, इसने खुलती मुस्कुराहट के साथ अखबार में सर हिलाया। कैसे मालूम हुआ तुम्हें? अम्मी बेख्तियार होकर इसके पास आ बैठी। तुम्हारी बात हुई है फ़ाइका से? नहीं, मैंने अभी अज़ाम भाई को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया है। और इन्हें फ़ाइका ने इसने बताया तो अम्मी बड़ी आस से पूछने लगी, अपना ठिकाना भी बताया है? नहीं। चलें, ये इत्मीनान तो हुआ कि वो जहाँ है खैरियत से है। कैसा इत्मीनान? पता नहीं किस हाल में है, और ऐसा वक्त में कौन इसके पास होगा। अकेली सारे दुख झेल गई। अम्मी रोने लगी थी। ओहो, रोए तो नहीं। मम्मी के गले में बाजू डाल के इन्हें तसल्ली देने लगी। इसने अपनी खैरियत की इतला खुद दी है। आप अगर फ़ोन सुन लेती तो आपको भी इत्मीनान हो जाता। क्या करूं, तुम्हारे अब्बू इसका नाम भी सुनना नहीं चाहते। अम्मी ने जिस कदर बेबसी से कहा वो इस कदर हल्की हो गई कि कम अज़ कम अम्मी फ़ाइका से नाराज़ नहीं है। अब्बू का गुस्सा भी वक्ती है, इस वक्त इसे हमारी ज़रूरत थी। पहला बच्चा है, कैसे संभालेगी? अम्मी को इतनी फ़िक्र लाहक हो गई थी
संभाल लेगी। आप अब ख्वाह मख्वाह की फ़िक्र ना पालें और आहिस्ता आहिस्ता अब्बू को भी इसके हक़ में हमवार करें, वरना वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राबिया बहुत तरीके से इनकी ममता को झंझोड़ने लगी थी। अल्लाह ना करे, अल्लाह इसे हमेशा अपनी अमान में रखे, अम्मी ने दहल कर कहा तो फ़ौरन बोली थी, और इसके बच्चे को भी। वो इसे इंजेक्शन लगा कर सीधा हुआ तो अम्मा से कहने लगा, अम्मा इसे खाने में दलिया दो और बच्चे को इसके पास से उठाओ, नहीं तो इसे भी बुखार चढ़ जाएगा। अम्मा ने पहले बच्चे को उठाया, फिर पूछने लगी, इसका बुखार कब उतरेगा? उतर जाएगा, इंजेक्शन लगा दिया है और ये दवा भी रखी है, दलिया खाने के बाद देना। अलिशबा कहाँ है? इससे कहो दलिया बना दे। इसने कहकर खुद ही ऊंची आवाज़ में अलिशबा को पुकारा तो इसका जवाब बरामदे से आया था। क्या है, इधर आ, इसने गुस्से से कहा। तो वो भागी आई। हाँ, क्या कर रही हो? कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, शहनाज की शादी में जाना है। अलिशबा ने बताया तो डांट कर बोला, ज़रूरी नहीं शादी में जाना, इसका ख्याल नहीं है तुझे? क्यों नहीं? फायका फ़ौरन उठकर बैठ गई। सारा दिन तो बेचारी मेरी तीमारदारी में लगी रही है, तुम ख्वाह से डांट रहे हो। मैं डांट नहीं रहा, दलिया बनाने को कह रहा हूँ। चल जा, पहले दलिया बना। वह वक्त दोनों से मुखातिब था। मैं बना लूँगी अलिशबा, तुम अपनी तैयारी करो। वो कहते हुए उठने लगी कि अम्मा ने रोक दिया। ना बेटी, तू लेट आराम से, दलिया में कितनी देर लगेगी? अम्मा आपको शादी में जाना है? हाँ हाँ, चले जाएंगे। जा अलिशबा, पहले दलिया बना दे, फिर इस्त्री कर लेना। अभी बहुत वक्त है, आराम से चलेंगे, अम्मा ने अलिशबा को पुचकार कर कहा। फिर राहिल से बोली, थोड़ी देर को चलना, महल्ले की बात है, मेरी जगह इसे ले जाना। राहिल बच्चे का कहकर कमरे से निकल गया तो अम्मा कुछ देर अपने आप बड़बड़ाती रहीं, फिर बच्चे से बोलने लगी, तू चलेगा? हाँ, शादी में चलेगा, दुल्हन देखेगा, तेरी भी दुल्हन आएगी। बच्चा भी हाँ करने लगा तो बेसाख्ता मुस्कुराई, फिर अम्मा को पुकार कर पूछने लगी, अम्मा आप भी जाएंगी? हाँ बेटी, पड़ोस की बात है, जल्दी आ जाऊंगी। अम्मा ने अपने तई से तसल्ली दी तो फ़ौरन समझ कर बोली, मैंने इसलिए तो नहीं पूछा, आप आराम से जाइए और आइएगा, मेरी फ़िक्र नहीं करें। तेरी तबीयत अच्छी होती तो तू भी चलती। चल इसके कपड़े निकाल दे, इसे ले जाऊंगी अपने साथ। लेकिन अम्मा, ये आपको तंग करेगा, बैठने नहीं देगा, इसने कहा तो अम्मा बच्चे को गुदगुदाते हुए बोली, नहीं, ये बड़ा नेक बच्चा है, तंग नहीं करता। बाजी दलिया ले आऊँ? अलिशबा ने पूछा तो वो इसे देख कर बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये बातें मत किया करो। अलिशबा फ़ौरन टोक कर वापस चली गई और कुछ ही देर में दलिया लाकर इसके सामने रख दिया तो इसने पहले बैग में से बच्चे का सूट निकाल कर अम्मा को दिया, फिर बैठकर दलिया खाने लगी। गो कि इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने को, लेकिन वो मज़ीद इन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी जल्दी दलिया हलक से उतार कर फिर टैबलेट्स भी इसके साथ निकल कर लेट गई। कुछ देर बाद इस पर गनुदगी तारी होने लगी। अम्मा बच्चे को तैयार कर रही थी, इन्हें देखते देखते इसकी आंखें बंद हो गईं। शायद दवा का असर था, जो वो सोई तो फिर कुछ होश ही नहीं रहा, और ये इसके लिए बेहतर और ज़रूरी था, क्योंकि कल से अब्बू की नाराज़ी को सोच सोच कर इसके दिमाग की नसें फटने लगी थी और कई बार इसने ये भी सोचा कि वापस चली जाए, लेकिन बच्चे को देखकर हर बार दहल कर इसने अपनी सोच की नफ़ी की थी। बाहर इस वक्त जब वो गहरी नींद लेकर उठी तो इसका वजूद यूं पसीने में भीगा हुआ था जैसे किसी ने पूरी पानी की बाल्टी इस पर उंडेल दी हो। कमरे में हद दर्जा घुटन और हबस था और वो कुछ देर इसी तरह लेटी किसी आवाज़ की मुंतज़िर रही, लेकिन हर सू खामोशी थी। तब इसने उठकर पहले कपड़े बदले, फिर कमरे से निकलकर आंगन में आई तो कुछ सुकून मिला और इसने महसूस किया कि इसका जहन भी काफ़ी हल्का हो गया है। ये यकीनन दवा का असर था। वो कितनी देर बिल्कुल सीधी लेटी आसमान पर जगमगाते सितारों को देखती रही। फिर अचानक ख्याल आया कि अम्मा और अलिशबा तो शादी में गई हुई हैं और राहिल के खाने को पता नहीं कुछ है कि नहीं। इसके क्लिनिक से आने का वक्त भी हो रहा था और इसके खाने का सोच कर वो उठी थी कि दरवाजे पर आवाज़ सुनकर इधर देखने लगी। फिर दरवाज़ा खुलने पर राहिल अंदर आया, तब भी वो कुछ बेध्यानी में इसी तरह खड़ी रह गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? राहिल ने करीब आकर पूछा तो चौंक कर बोली, हाँ, काफ़ी बेहतर है। अम्मा और अलिशबा नहीं आई अभी? इसने इधर उधर देखते हुए पूछा। नहीं, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डर लग रहा था क्या? नहीं, अंदर बहुत घुटन है, जब ही मैं यहाँ चली आई। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? इसने जवाब के साथ पूछा। नहीं, तुम बैठो, मुझे अभी भूख लग नहीं है, शाम में जाते हुए खा कर गया था। दूसरी चारपाई पर बैठकर शूज़ उतारने लगा तो वो भी बैठ गई। अभी तुमने कुछ खाया? वो सीधा होकर पूछने लगा। नहीं, और ना खाऊंगी, लेकिन दवा ज़रूर ले लेना, वो कहकर सीधा लेट गया और दोनों हाथ सर के नीचे रखते हुए बोला, बहुत गर्मी है। तुमने कहाँ देखी होगी ऐसी गर्मी? कराची में तो सुना है बहुत हवाएं चलती हैं। हाँ, लेकिन गर्मी भी बहुत होती है।
इतनी शदीद तो नहीं होती होगी। वो खामोश रही तो कदरे तौक़ुफ़ से इसे मुखातिब करके कहने लगा, सुनो, मैं कल मुल्तान जाऊँगा, यहाँ से करीब ही है, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बताओ, एक शर्त पर। इसने कहा तो गर्दन मोड़ कर इसे देखने लगा। क्या? पैसे मैं दूंगी? अच्छा। वो ज़रा सा हंस कर पूछने लगा, क्या मंगवाना है? बच्चे के कुछ सूट और खिलौने वगैरह ले आऊँगा। इसने कहा तो इसने यूं ही पूछ लिया, तुम मुल्तान किस सिलसिले में जा रहे हो? मुझे एक तो कुछ मेडिसिन लेनी है, दूसरे इस संध्या से भी मिलूंगा। इसने बजाय सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन वो बुरी तरह ठिठकी थी। कौन इस्फंदियार? मेरे साथ पढ़ता था निश्तर मेडिकल कॉलेज में, अभी भी वहीं होता है। मेरा मतलब निश्तर हॉस्पिटल में। और जब तुमने शहरयार के भाई का बताया तो मुझे शुबा सा हो रहा है कि शायद वही। तो तुम क्या तस्दीक के लिए जा रहे हो? इसने घबरा कर पूछा। हाँ, इसने एतराफ़ किया तो बोल पड़ी, नहीं, तुम इससे नहीं मिलोगे, कोई ज़रूरत नहीं इससे मिलने की। ज़रूरत है, वो उठ कर बैठ गया। आखिर पता तो चले कि वो शहरयार से क्यों मुतनफ़िर है। और तुम परेशान मत हो, मैं इसे तुम्हारे बारे में नहीं बताऊँगा। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि ये वही हो। वो अपने आप से उलझने लगी, बोली, कुछ नहीं। तो कदर तौक़ुफ़ से वो उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो, तुम्हारा शौहर भी इससे मिलना चाहता था। इसका मतलब है जो भी इनके दरमियान गलतफहमी होगी, इसे दूर करना चाहता होगा। अब वो नहीं रहा तो इसकी ये ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी चाहिए। मैं इसके सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करूँगा और अपने तौर पर इसकी नाराज़ी मालूम करके तुम्हें बताऊँगा। इसके बाद जैसा तुम मुनासिब लगे वैसा करना, ठीक? वो अभी भी खामोश रही। अलबत्ता इसकी आंखों में सोच की परछाइयाँ उतर आई थीं। हाँ, लेकिन वो इस कदर कह सकी, मैंने कहा ना, तुम्हारा जिक्र नहीं होगा और ना ही तुम्हारी मर्जी के बगैर। दरवाजे पर दस्तक से वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उठते हुए बोला, मुझे अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर जाना होता तुम्हें बताता क्यों? अच्छा, जाओ, दरवाज़ा खोलो, अम्मा आई हैं। वो कहकर दूसरी तरफ देखने लगी तो इसने तेज़ कदमों से जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, बच्चे के रोने की आवाज़ पर वो बेचैन होकर उठ खड़ी हुई और जैसे ही अम्मा करीब आई, इनकी गोद से बच्चे को लेकर सीधी कमरे में आ गई। ये भूखा नहीं है बाजी। अलीशबा इसके पीछे आ गई थी। मैंने इसे फीडर पिलाया था, फिर रो क्यों रहा है? गर्मी लग रही होगी इसे, और नज़र भी लगी है, सब इसे देख रहे थे। अलीशबा ने कहा तो बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें नहीं देखा किसी ने? नहीं, ये जो साथ था। अलीशबा कहकर वापस पलट गई तो इसने जल्दी से बच्चे के कपड़े उतार कर इसे हल्का सा झबला पहनाया, फिर आंगन में लाई। तब इसका रोना बंद हुआ था। वो बड़ी शिद्दत से राहिल की मुंतज़िर थी, जो सुबह नाश्ते के बाद मुल्तान के लिए निकला था और कह भी गया था कि मुल्तान से वापसी पर वो सीधा अपने क्लिनिक जाएगा। इसके बावजूद 11 बजे से ही घड़ी देखने लगी थी और ज़रा ज़रा सी आहट पर चौंक कर अलीशबा से कहती, देखो, शायद दरवाजे पर कोई है। तुम्हारे कान बज रहे हैं बाजी। आखिर अलीशबा ने टोक दिया तो अपनी खजारत मिटाने को इसे समझाने लगी, सुनो, तुम पढ़ने वाली लड़की हो, स्कूल बल्कि अब तुम कॉलेज जाओगी, इसलिए अपनी ज़ुबान ठीक करो। बड़ों से तुम तू करके बात करना अच्छा नहीं लगता। अब तो आदत हो गई है बाजी। अलिशबा ने बेनियाजी से कहा, आदत बदली भी जा सकती है, कोशिश करो, वरना मुझे हर बात में तुम्हें टोकना पड़ेगा। ठीक है, तुम टोक देना। तुम नहीं, आप। इसने फ़ौरन टोका तो अलिशबा हंस कर बोली, आप टोक देना। आप टोक दीजिएगा। इसने फिर तस्हीह की, आप टोक दीजिएगा। अलिशबा ने दोहराया, फिर अम्मा को देखकर पूछने लगी, अम्मा, आप खाना खाइएगा? ले आऊँ? नहीं, राहिल को आने दे, अम्मा ने कहा तो अलिशबा फिर इसी तरह बोली, भाई पता नहीं कब आएगा। फिर से देखकर फ़ौरन एहसास करके तस्हीह की, सॉरी भाई, पता नहीं कब आएंगे, 2 बज रहे हैं। वो बेध्यानी में बोली तो अलिशबा हंसती हुई उठ खड़ी हुई, तुम्हें शायद भूख लगी है। अम्मा, मैं खाना ला रही हूँ, मुझसे नहीं होता भाई का इंतज़ार, चल तो बाजी के साथ खा ले, अम्मा ने कहा तो इसके मना करने के बावजूद अलिशबा फ़ौरन जाकर खाना ले आई और ट्रे इसके सामने रख कर खुद भी बैठी थी कि राहिल आ गया। मैं देर से आया हूँ, या तुझे जल्दी भूख लग गई है? आप देर से आए हो? नहीं, आप देर से आए हैं। अलिशबा खुद ही तस्ही करके हंसने लगी तो वो आगे आकर इसके कंधे पर हाथ मार कर बोला, पागल हो गई है क्या? चल उठ, खाना लेकर आ। ये है ना, आप बैठो, मैं और सालन लाती हूँ। अम्मा, आप भी चारपाई आगे खींच लो। अलिशबा कहते हुए उठकर चली गई तो वो बैठ गया और इसकी सवालिया नज़रों में देखकर कसदन ज़रा सा मुस्कुराया, फिर फ़ौरन खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुल्तान से हो आए? अम्मा ने पूछा। हाँ। फिर इसे देख कर बोला, तुम्हारी चीज़ें ले आया हूँ, मेरे कमरे में रखी हैं, ले लेना। और मेरे लिए क्या लाए हो? अलिशबा हंसते हुए आई थी जब ही फ़ौरन पूछा, इसने तो पैसे दिए थे। इसने कहा तो अलिशबा चीख कर बोली, मुझसे भी ले लेते, तेरे पास कहाँ से आए? वो रौब से पूछने लगा।
मैं अपने जमा करती हूँ। कितने हैं, क्यों बताऊँ? खाने के साथ साथ दोनों बहन भाई मुसलसल बोले जा रहे थे, जबकि इसका जहन इस्फंदियार में उलझा हुआ था और वह जानने को बेचैन थी कि जिस इस्फंदियार से मिलकर आया है शहरयार का भाई है या कोई और। इस बेचैनी में इसने खाना भी जल्दी ख़त्म कर लिया और अपनी चीज़ें लेने के बहाने इसके कमरे में आ गई और वहीं बैठकर दोनों शॉपर्स में से सारा सामान निकाल लिया। बच्चे के सूट और खिलौनों के अलावा लेडीज सूट भी थे जिन्हें इसने बस सरसरी देखा था और इसके आने तक खुद को मसरूफ़ जाहिर करने की खातिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ उठाकर वापस शॉपर में डालने लगी थी। कुछ देर बाद राहिल ने कमरे में दाखिल होते ही इसे देखकर पूछा, पसंद आई चीज़ें? हाँ, सब अच्छी हैं। इसके हाथ में तेज़ी आ गई और सब कुछ लपेट कर इसे देखा तो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत बेचैन हो रही हो। जब जानते हो तो प्लीज़ जल्दी बता दो। वो इस्फंदियार शहरयार का भाई है। राहिल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो वो कुछ देर से देखती रही, फिर पूछने लगी, तुम सच कह रहे हो? झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? इसने कहा तो कसदन सुनी अनसुनी कर गई। और क्या मालूम किया तुमने? पूरी दास्तान सुनोगी तो दंग रह जाओगी। मेरा ख्याल है शहरयार सच्चाई जान गया होगा, जब ही संध्या से मिलना चाहता था, लेकिन इसे किसने बताया होगा? मेरा मतलब है इसकी माँ खुद से तो अपने करतूत बताने से रही। वो इससे कहकर फिर जैसे अपने आप से पूछने लगा था कि इसने टोक दिया, तुम मामा की बात कर रहे हो? क्या किया है उन्होंने? वो बहुत ख़तरनाक औरत है, अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। वो कहकर कुछ देर के लिए खामोश हुआ, फिर मुख्तसरन जिलान आफंदी की पहली बीवी ज़ैनब और इसके बच्चों के साथ जो सलूक बेगम आफंदी ने किया था कह सुनाया, जिसे सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। झुरझुरी से लेकर बोली, उफ मामा, ऐसा भी कर सकती हैं? इसीलिए शैरी ने मुझसे कहा था मामा से दूर चली जाना। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शैरी ये सारी बातें जान गया था। कैसे? पता नहीं, हो सकता है। इसफंदियार ने वो सोचते हुए अंदाज में बस इस कदर कह सकी। लेकिन इसफंदियार तो कह रहा था वो कभी अपने भाई से नहीं मिला, जिसका इसे हमेशा अफसोस रहेगा। और हाँ, वो शहरयार से मुतनफ़िर नहीं है, इसे गुस्सा इसकी माँ पर है और वो इससे अपना हक भी लेना चाहता है। बता रहा था कि वो बहुत जल्द अपनी वालदा और बहन को लेकर कराची चला जाएगा, अपने घर यानी आफंदी हाउस। आफंदी हाउस? वो बेध्यानी में इसे देखने लगी। हाँ, और तो मैं तो कहूँगा तुम भी इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपने हकूक़ का दावा कर दो। इसने कहा तो सख्ती से बोली, नहीं, मेरा कोई हक़ नहीं। क्यों? तुम शहरयार की बीवी नहीं हो? जो कुछ शहरयार के हिस्से में आएगा इसके हकदार तुम और तुम्हारा बच्चा है। इसने समझाते हुए कहा तो नफ़ी में सर हिलाते हुए शहरयार की बातें दोहराने लगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं करूँगी। सब कुछ इन्हीं का है जो महरूमियों में पले बढ़ परवान चढ़े हैं। मुझे जो कुछ शहरयार ने दिया था वो मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत है और ज़्यादा की मुझे हविस नहीं। तुम्हारी मर्ज़ी। इसने कंधे उचकाए, फिर सरसरी अंदाज में पूछने लगा, क्या दिया शहरयार ने तुम्हें? इसने मेरे महर में एक बंगला और 50 लाख लिखे थे जो इसने अव्वल रोज़ ही मुझे अदा कर दिए थे। वो बताकर कहने लगी, मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो अपने बच्चे के साथ अपने घर में रहूँगी और रकम बच्चे की तालीम और दूसरी ज़रूरियात के लिए महफूज रखूँगी। तुम तो अच्छी खासी अमीर आदमी हो। इसने महजूज अंदाज में कहा। हाँ, और जब मामा गरीब हो जाएंगी तो मैं इन्हें भी अपने पास ले आऊँगी। इसने कहा तो बेसाख्ता ज़ोर से हंस कर बोला, अरे तुम तो बड़ी फराग दिल हो, थोड़ी जगह हमें भी दे देना। थोड़ी क्यों, तुम सारा बंगला ले लो। वो बड़े खलूस से कह रही थी, तुमने अपने घर में मुझे जगह देकर जो एहसान किया है इसके इवज़। नहीं, बस बस, इसने हाथ उठाकर टोक दिया। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। उठाओ अपनी चीज़ें और निकलो यहाँ से, मैं अब सोऊंगा। अच्छा सर। वो शॉपर्स लेकर उठते हुए बोली, मुझे बच्चे के लिए झूला भी चाहिए। ला दूंगा नहीं, मैं खुद लाऊंगी। इसने कहा और इसके तेवर बिगड़ते देखकर फ़ौरन इसके कमरे से निकल आई थी। अम्मी ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर सोहनी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो खाना निकालें, लेकिन इससे पहले उस्मान ने आकर खाना चिल्लाना शुरू कर दिया। सब्र करो, बहन को भी आने दो। अम्मी ने टोका